इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है हेंजो नाम के एक योद्धा को दिखाते हुए, जो कि अपनी फैमिली के साथ फॉरेस्ट में रहा करता था। हेंजो की एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ होती है और उसकी एक 2 छोटी बेटियां थी। हेंजो तो यहाँ पर जानबूझकर अपनी फैमिली को फॉरेस्ट में लेकर आया होता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। उसने अच्छाई का काम करते हुए बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे, पर हेंजो को लगता कि इस जगह पर वो अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित है। हेंजो तो अब यहाँ पर पानी भरने के लिए फॉरेस्ट में चला जाता है और उसे कुछ खाने पीने की चीजें भी लानी थी। हेंजो की वाइफ अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इस समय भी वो उन्हें खिला रही होती है, लेकिन अब अचानक बाहर की तरफ से कुछ आवाजें आई और किसी ने वहाँ पर एक आदमी को मार दिया था। हेंजो की वाइफ जब ये नोटिस करती है तो उसने तुरंत ही अपनी छोटी बेटी को एक बक्से में छुपा दिया। अब वहाँ पर एंट्री होती है बीहेंग नाम के एक आदमी की, जो कि हेंजो की वाइफ से हेंजो के बारे में पूछ रहा था। उसे किसी भी हालत में हेंजो को मारना जो होता है। अब हेंजो की वाइफ उसे कुछ बता नहीं रही होती तो बीहेंग अपनी पावर्स यूज करता है। बीहेंग के पास एबिलिटी थी कि वो किसी भी चीज को बर्फ में कन्वर्ट कर सकता था और अब वो अपने हाथ में नुकीली बर्फ बना लेता है जो शायद हेंजो की वाइफ पर हमला करेगा। वहाँ फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हेंजो, जो कि पानी भर रहा था, उसे अपनी वाइफ के चिल्लाने की आवाज आती है। हेंजो भागता हुआ अपने घर की तरफ गया, पर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसका बेटा और उसकी वाइफ दोनों ही बर्फ में जम चुके थे, यानी दोनों की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उस बर्फ को देखकर हेंजो समझ गया कि ये काम किसका हो सकता है। हेंजो बहुत ज्यादा आग बबूला होकर गुस्सा हो गया और वहाँ से तुरंत ही दुश्मनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में उस जगह पर बीहेंग के कई सारे साथी आ जाते हैं, जिससे कि हेंजो ने फाइट करना स्टार्ट किया। वो उन्हें बहुत आसानी से हरा देता है, जिससे हमें पता चला कि हेंजो के पास भी कुछ पावर्स हैं और वो उन्हीं पावर्स का यूज करके अपने दुश्मनों को मार रहा था। हेंजो किसी भी हालत में अपनी वाइफ और अपने बेटे के मरने का बदला लेना चाहता था। थोड़ा आगे जाने पर वहाँ पर बीहेंग बैठा हुआ होता है, जो शायद हेंजो का इंतजार कर रहा था। बीहेंग ने तो साफ कह दिया कि उसने हेंजो की पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया है और अब उसकी बारी है, यानी वो उसे भी मार देगा। हेंजो इससे बिल्कुल नहीं डरता और सीधा जाकर बीहेंग पर हमला करने लगता है। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। कभी बीहेंग भारी पड़ रहा था तो कभी हेंजो, लेकिन हेंजो ने शुरुआत में काफी ज्यादा डैमेजेस दिए। ऐसा लग रहा था कि वही जीतेगा और बीहेंग को मारकर अपनी फैमिली का बदला लेगा, लेकिन बीहेंग बहुत चालाक था। उसने बड़ी चालाकी से हेंजो के पीछे लगा हुआ चाकू निकाल लिया और उसी की मदद से स्टैब करते हुए उसे मार दिया। हेंजो इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वो अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। यहाँ बीहेंग कंफर्म था कि ये मर जाएगा, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेंजो को उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे कि हेंजो की वाइफ ने एक बक्से में रख दिया था, यानी वो अभी भी सुरक्षित है। हेंजो धीरे धीरे अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता तो है, लेकिन वो इतना घायल हो चुका था कि थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि हेंजो बुरी तरीके से खत्म हो चुका है। चौंकाने वाली बात थी कि उसकी पूरी बॉडी एकदम जल जाती है और वो वहाँ से राख बनकर गायब हो जाता है। ये शायद कुछ चुने गए योद्धाओं के साथ ही होता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल हुआ करते थे। थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश भी होने लगी और बिजली कड़कने लग जाती है। अब अचानक ऊपर से बहुत तेज बिजली गिरी और वहाँ एंट्री होती है बिजली के देवता की। उनका नाम गॉड रेड था, जो हेंजो की उस चाकू को उठा लेते हैं और अंदर जाकर उसकी बेटी को संभालते हैं। गॉड रेड ने उसकी बेटी को अपने साथ ले लिया था और सुरक्षित रखने के लिए लेकर चले गए। अब यहाँ इस पूरे इंसिडेंट को कई साल बीत चुके होते हैं। हमें तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई कि दूसरी दुनिया के कुछ इंसान जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं, वो हमसे कॉम्बैट फाइटिंग करना चाहते हैं। ये पूरा एक कंपटीशन होगा जिसमें उन्हें अलग अलग लेवल में फाइट करनी होगी और शुरुआत से ही दूसरे वर्ल्ड के लोग हमारी दुनिया से आगे रह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंत में जाकर वो सब हार जाएंगे, लेकिन पृथ्वी के वॉरियर्स को भी कम आका नहीं जा सकता। उनमें भी ऐसी पावर्स हैं, सिर्फ उन्हें उजागर करने की जरूरत है। हमें तो अभी कॉल नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसे फाइटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। कॉल तो अपने कॉलेज के किसी स्टूडेंट से फाइट कर रहा होता है और अपनी स्किल्स दिखाता है। वहीं पर जैक नाम का एक और आदमी मौजूद था। सभी मिलकर कॉल और उसके अपोनेंट की फाइट देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। कॉल तो अलग अलग मूव्स दिखाकर बड़ी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था, लेकिन अंत में उसके अपोनेंट ने उसे चोक कर दिया, जिससे कॉल हार जाता है। फिलहाल उसने अपने अपोनेंट को बहुत ही अच्छी टक्कर दी। कॉल अपनी बेटी के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद था, जो उसे अप्रिशिएट कर रही होती है। अब वहाँ उस जगह पर जैक नाम का वही आदमी आ गया, जो कॉल से उसके टैटू के बारे में पूछता है। कॉल की बॉडी पर बहुत अजीब तरीके का टैटू बना था। कॉल ने सिंपली बता दिया कि ये बर्थ मार्क है,
यानी उसने एक अलग से टैटू नहीं बनाया है, ये बचपन से ही उसके बॉडी पर था। जैक अब कॉल में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगा, जैसे कि उसे सिंबल के बारे में कुछ पता है। वो तब से ही कॉल से दोस्ती बना लेता है। हमें अब इंसानों की एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जो पृथ्वी के इंसानों पर कब्जा करना चाहते थे। उस दूसरी दुनिया का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम शैंग होता है। शैंग कई सालों से ट्राई कर रहा था कि वो पृथ्वी के सारे कंपटीशन जीत जाए और इंसानों पर राज करे। वो पृथ्वी को अपने मुट्ठी में लेना चाहता था। अब राजा शैंग के सामने कोई और नहीं बल्कि बीहैंग आता है जो उसका ही एक सोल्जर था। शैंग यहाँ पर बीहैंग से बातचीत करने लगा होता है कि हमें वो आखिरी टूर्नामेंट भी जीतना है। एक एस्ट्रोलॉजी की गई होती है जिसमें बताया गया था कि वो सभी एक इंसान से हार जाएंगे। उस इंसान के पास बहुत सारी पावर्स होंगी और वो रीयूनाइट करके हम सभी को हरा देगा। इससे तो शैंग का पृथ्वी पर राज करने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए शैंग ने बीहैंग को आदेश दिया कि तुम पार्टिसिपेट करने वाले सारे कॉम्पिटिटर्स को मार दो। अगर कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं तो ये कंपटीशन कौन जीतेगा। इससे उनका पाथ पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और वो पृथ्वी पर जाकर राज कर सकते थे। बीहैंग अपने राजा शैंग की बातें नकार नहीं सकता था तो वो तुरंत ही चला गया पृथ्वी की तरफ। हमें तो कॉल नाम का वही आदमी दिखाया जा रहा था जो अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। वो उससे थोड़ी ही दूरी पर जैक भी मौजूद था कार के अंदर, जो उनके ऊपर शायद नजर रख रहा होता है। जैक तो अब फोन पर किसी से बातें कर रहा था जो कहने लगा कि हमें वो मिल चुका है जिसकी तलाश हम सालों से कर रहे थे। यानी वो कोल की ही बात कर रहा था। अब कोल यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें लाने के लिए चला गया। कोल की बेटी अचानक नोटिस करती है कि चारों तरफ बर्फ गिरने लगी है, लेकिन ये सीजन तो कुछ और ही चल रहा था और इसमें बर्फबारी कैसे हो सकती है। सिर्फ वहाँ पर बर्फ ही नहीं गिर रही थी बल्कि आसपास की चीजें भी बर्फ में कन्वर्ट होने लगी होती हैं। इसका साफ मतलब था कि बीहैंग वहाँ पर आ चुका है। जैक ने भी जब ये नोटिस किया तो वो समझ जाता है और अब यहाँ वो तुरंत ही कोल और उसकी बेटी को बचाकर कार के अंदर बिठा लेता है। वो वहां से उन दोनों को बचाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा ताकि बीहैंग उन्हें मार ना पाए। अब कोल बहुत परेशान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब जाकर जैक उसे समझाने लगा कि तुम एक योद्धा हो, तुम ही हो जो हम सभी को जिताओगे और पूरी पृथ्वी को बचाओगे। तुम्हारे बॉडी पर जो बर्थ मार्क है वो शो करता है कि तुम कौन हो, और जो आदमी हमारे पीछे पड़ा हुआ है वो उन सभी को मार देगा जिसके बॉडी पर वो बर्थ मार्क है। यानी सिंपली कह दो कि अब कोल की जान खतरे में है। कोल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे और उसकी बेटी को जरा भी प्रॉब्लम हो। अब जैक उन दोनों को लेके तो जा रहा था लेकिन पता चला कि बीहैंग आगे की तरफ मौजूद है, यानी उसने उनकी लोकेशन पता कर ली है। जैक बहुत ज्यादा डर गया और कॉल को बताने लगा कि तुम्हें यहाँ से निकलकर ब्लेड नाम की एक लेडी के पास जाना होगा। उसने तो लोकेशन भी प्रोवाइड कर दिया क्योंकि वही एक सेफ जगह है। आगे के सारे प्रोसेस वही बताएगी। कोल को फिलहाल के लिए कुछ समझता नहीं लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैक तो कुछ वेपन लेकर वहाँ से उतर गया फाइट करने के लिए बीहैंग से। अब शुरू होती है एक छोटी सी फाइट बीहैंग और जैक के बीच में। जैक ने अपने वेपन से फायर तो किया लेकिन बीहैंग के पास बर्फ की पावर थी। उसने तो पूरे गन के साथ साथ गोली को भी बर्फ में कन्वर्ट कर दिया। बीहैंग के सामने जैक बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और उसने तो अपनी पावर की मदद से जैक के दोनों हाथों को जमा दिया होता है और उसे तोड़ दिया था। जैक की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और अब बीहैंग ने उसे मारकर नीचे फेंक दिया। चाहे कुछ भी हो जाए बीहैंग उन सभी लोगों को मारेगा जिसके बॉडी पर वो बर्थ मार्क मौजूद है। दूसरी तरफ हमें कोल दिखाया गया जो अपनी बेटी को लेकर अपनी वाइफ के पास पहुंचता है। कोल ने अपनी वाइफ को साफ बता दिया कि उनकी जान खतरे में है। उसे अभी तक पूरी बात समझी तो नहीं होती लेकिन वो समझना चाहता है। उसे भी जानना था कि उसके बॉडी पर लगे हुए इस निशान का मतलब क्या है। तो इसीलिए कोल ने अपनी वाइफ को यहीं पर रहने के लिए कहा और वो अपनी बेटी को लेकर एक सेफ जगह पर निकल पड़ा। ये वही लोकेशन होता है जो कि जैक ने दिया था, यानी कि ब्लेड नाम की एक लेडी के पास। हमें तो अब उस दूसरी दुनिया में मिलेना नाम की एक लेडी को दिखाया जा रहा था। मिलेना तो अब तुरंत ही अपने राजा शैंग के पास पहुंचकर ये खबर देती है कि बीहैंग ने एक योद्धा को मार दिया है, लेकिन अभी भी कुछ योद्धा बाकी हैं जिसके पीछे वो पड़ा हुआ है। राजा शैंग उन्हें पूरी छूट देते हैं कि जितने भी योद्धा हैं उन्हें खत्म करो। हमें किसी भी हालत में पृथ्वी पर जल्द से जल्द राज करना है और वहाँ की सारी सत्ता अपने हाथों में लेनी है। मिलेना भी इस बात को समझ गई और वो ये सारी संदेश बीहैंग तक पहुंचा देती है। कोल तो अब ट्रैवल करते हुए ब्लेड नाम की उस लेडी के अड्डे पर पहुंच तो गया था, पर अचानक उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया होता है। ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेड ही थी जो कोल को एक दुश्मन समझ रही होती है। लेकिन कोल ने अपना अंत में टैटू दिखा दिया जिससे कि ब्लेड शांत हो जाती है। वो समझ गई थी कि कोल कौन है और वो उसे अपने हाइडिंग प्लेस पर लेकर चली गई थी। अब यहाँ ब्लेड ने कोल को सारी बातें बताना स्टार्ट किया।
वो अपने रिसर्च पेपर्स दिखाते हुए उसे कहती है कि कई साल पहले वो और जैक मिले होते हैं और वो अपनी रिसर्च के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे। इसी सिलसिले में वो जब साउथ अफ्रीका की एक जगह पर गए तो उन्हें कुछ ऐसे इंसान मिले जिनके पास कुछ अलग अलग पावर्स थी और उन सभी इंसानों के बॉडी पर वही टाइप का इंसान था जैसा कि कोल के बॉडी पर है। उस अनजान आदमी ने तो हम सबके कई सारे सोल्जर्स को मार गिराया। कितना फाइट करने के बाद जब जैक उसे मार देता है तो वो टैटू अपने आप ही जैक के बॉडी पर लग गया। थोड़ी सी पावर जैक के बॉडी में भी अब आ चुकी थी। ब्लेड को यह पता करना था कि आखिर ये निशान किस काम में आता है, तो उसने और चीजें उससे रिलेटेड पता करने की कोशिश की और उसे समझ में आया कि ये रिलेटेड है दूसरी दुनिया के इंसानों से। यानी कि दूसरी दुनिया और पृथ्वी के इंसानों के बीच एक बड़ी जंग होने वाली है। हमारे पृथ्वी पर जिन जिन लोगों की बॉडी पर वो निशान है वो एक योद्धा है और वही आगे चलकर होने वाली एक बहुत ही बड़ी फाइट में हिस्सा लेंगे। कोल ये सारी बातें समझ नहीं रहा था और वो एक तरीके से बिलीव भी नहीं करता है। ब्लेड भी समझती थी कि ऐसे डायरेक्टली बताने पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। उसे कोल को थोड़ी प्रैक्टिकल बातें समझानी होंगी जिससे वो भरोसा करने लग जाए। अब उस कमरे में एक आदमी को बांध कर रखा गया होता है जिसके बारे में कोल ब्लेड से पूछ रहा था। ब्लेड ने बताया कि ये ड्रग लेने वाला एक आदमी है लेकिन इसके बॉडी पर भी वही निशान था, इसीलिए जैक ने उसे यहाँ पर ला दिया और अब उन सभी का ये काम है कि जितने भी लोगों के बॉडी पर वो निशान है उन्हें ढूंढना और टीम बनाना, क्योंकि उस दूसरी दुनिया के इंसानों के साथ फाइट तो निश्चित है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही ब्लेड की हाइडिंग एरिया में कोई इनविजिबल चीज उन पर अटैक करने लग जाती है। ब्लेड और कोल मिलकर उस पर हमला तो कर रहे थे लेकिन वो दिखाई नहीं देता। बाद में जाकर पता चला कि ये तो एक एलियन रेप्टाइल है जो अपने आप को पूरा गायब कर सकता है। वो उन दोनों के ऊपर अब लगातार अटैक करके मारने की कोशिश करने लगा। ब्लेड के कई सारे वार बेकार चले जाते हैं। वहीं केन नाम का वो आदमी जिसके हाथ बंधे हुए थे वो उस रेप्टाइल के मुंह से निकल रही लार की मदद से अपने आप को आजाद करता है और रेप्टाइल को मारने में ब्लेड की मदद करता है। उनमें से कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं था और केन खुद जाकर उस रेप्टाइल से फाइट करने लगा। शुरुआत में वो उसके ऊपर कुछ मशीन डाल दे रहा था जिससे कि रेप्टाइल अपनी इनविजिबल करने वाली एबिलिटी को खो देता है और अब अंत में बहुत ज्यादा फाइट करने के बाद केन ने उस रेप्टाइल को मारकर उसका दिल ही निकाल लिया था। रेप्टाइल ने भी उसे घायल किया होता है। लेकिन अब ये बात साफ थी कि केन के पास भी काफी सारी पावर्स हैं। ब्लेड नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये हमला किसने किया होगा, यानी कि उन्हें अब सतर्क रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ब्लेड ये भी कहती है कि अगर हम गॉड रेड के पास चले जाएं तो वो हम सबकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या था उसे नहीं पता। केन जब इस बारे में सुनता है तो वो कहने लगा कि मुझे उनका लोकेशन पता है, लेकिन इसके बदले उसे कुछ चाहिए था तभी वो मदद करेगा। ब्लेड तो अब तुरंत ही राजी हो जाती है उसे कई सारे $1,000,000 देने के लिए। केन को उससे कई ज्यादा चाहिए थे, इसीलिए अब ब्लेड ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है और अब बिना देरी किए वो तीनों निकल पड़े थे रेड गॉड की तरफ। वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था और खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि रास्ते में उन्हें बहुत सारे जीव जंतु मिल सकते थे जो उनकी जान लेना चाहते हैं। अब एक रेगिस्तान में आगे बढ़ते समय उन्हें लियो नाम का एक आदमी मिलता है। लियो के पास फायर की पावर थी और वो अपने हाथ से फायर को कंट्रोल भी कर सकता था। केन जब उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसने तुरंत ही केन पर हमला करके उसे हरा दिया। लेकिन जब पता चला कि कोल के बॉडी पर वो निशान है तो लियो उन्हें अपने अड्डे पर लेके जाने लगा। वो अड्डा पत्थरों के बीच में एकदम बनाया गया होता है। अंदर जाते ही लियो ने उन सभी से कहा कि तुम्हें अपनी इंटरनल पावर जागृत करनी होगी, क्योंकि दूसरी दुनिया के इंसानों से फाइट करने का समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। अंदर जाते ही वहाँ पर उन्हें जैक दिखाई दिया जिसके दोनों हाथ कट चुके थे। ये काम बियांग का होता है और उसके बारे में लियो ने सबको बताया। लियो ये भी कहता है कि वो हर एक योद्धा को जमा कर रहा था जिनकी बॉडी पर वो निशान है और उसी प्रोसेस में जैक उन्हें मिल गया। लेकिन अभी भी जैक के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ब्लेड जैक की इस हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि वो उसका पार्टनर होता है। ये सारी बातें बताने के बाद लियो अब उन सभी को लॉर्ड रेड के पास लेकर जाने लगा। लॉर्ड रेड जो बिजली के देवता थे वो अब इन सारे योद्धाओं को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि कोल और केन ने अभी तक अपनी इंटरनल एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं की थी। उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उन्हें किसी भी हालत में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होगी दूसरी दुनिया के इंसानों से लड़ने के लिए। तो इसीलिए लॉर्ड रेड के कहने पर अब उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग करते दौरान ब्लेड को दूर भेज दिया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी पर वो निशान नहीं है। जो इस तरीके के निशान रखता होगा सिर्फ वही अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ब्लेड इस बात से थोड़ा सा निराश हो गई, क्योंकि वो इन चीजों में कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। फिलहाल ब्लेड सीधा चली जाती है जैक के पास। जैक को थोड़ी देर में ही होश आ गया था और अब वो अपने हाथों को देखता है। जैक के कटे गए हाथों पर रोबोटिक आर्म्स लगा दिए गए थे, यानी कि वो उन्हें कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन अभी वो कमजोर है।
एटलीस्ट जैक की जान बची, यही खुशी ब्लेड को हो रही थी। अब दूसरी तरफ लियो जब अपने हाथ में आग जलाकर रखता है तो अचानक वो आग बुझ गई थी। लियो थोड़ा सा चौंक गया कि ये क्या हो गया। तब जाकर पता चलता है कि वहाँ एंट्री हो रही थी बी हैंग की, यानी बी हैंग उन पर हमला करने के लिए आ चुका होता है। बी हैंग ने जरा भी देरी नहीं की और लियो के ऊपर टूट पड़ा। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा फाइट करते हैं और एक समय पर तो बी हैंग लियो को मारने ही जा रहा था, तभी लियो का भाई कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। उसने बी हैंग को मारा और दूर फेंक दिया। वहाँ पर तो अब दूसरी दुनिया के और भी लोग आने लगे थे जो उन सभी पर कब्जा करना चाहते हैं। पर अच्छा हुआ कि लॉर्ड रेड वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी पावर की मदद से वहाँ पर ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी जिसे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। अब इन चीजों को देखकर वो दूसरी दुनिया के लोग हमला भी नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें पता था कि वो लॉर्ड रेड द्वारा बनाई गई शील्ड को तोड़ नहीं पाएंगे। लॉर्ड रेड इससे बताते हैं कि हमारे पास टाइम कितना कम है सारी प्रिपरेशन के लिए। तो अब उस इंसिडेंट के बाद कोल की बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उसे हर एक चीजें सिखाई जा रही थी। कोल अपनी पूरी कोशिश करता है उन इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, जिससे कि वो अपनी पावर्स को पहचान पाएगा। दूसरी तरफ जैक भी अपने आर्टिफिशियल हाथों से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जैक अपनी हिम्मत हार चुका था, लेकिन ब्लेड उसे सपोर्ट करती है। कोल यहाँ इतनी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो अपनी पावर्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब जब थोड़ी देर के लिए सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो लियो और कॉन्ग ने केन की बेइज्जती करना स्टार्ट किया। केन को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के कारण उसने अपनी इंटरनल एनर्जी पा ली थी। उसके आंख से बहुत ही तेज लेजर बीम निकलती है जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। ये चीज देखकर केन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाकी लोगों को भी इसकी खुशी थी। लेकिन बेचारा कोल इतनी मेहनत कर रहा था, फिर भी वो अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाता। कोल तो एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फैमिली की फोटो देखने लगा, जैसे कि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ी देर में लॉर्ड रेड कोल के पास आकर उसे बताते हैं कि तुम हमारे लिए किसी काम की नहीं, तुम अपनी पावर्स तो पहचान ही नहीं पा रहे हो। लॉर्ड रेड ने कह दिया कि शायद तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाना चाहिए। लॉर्ड रेड तो कोल को यहाँ पर उसके वंश के बारे में बताते हैं कि वो किन लोगों से बिलोंग करता है। यहाँ पर हमें जाके पता चला कि कोल हेंजो के खानदान का है, यानी कि वही योद्धा जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन अब लॉर्ड रेड को बिल्कुल नहीं लगता कि कोल के अंदर वो सारी पावर्स हो सकती हैं। उसने तो कोल को अपने घर पर जाने की परमिशन दे दी होती है और कोल अपने फैमिली के पास चला भी गया। हमें तो अब इस दूसरी दुनिया के राजा शैंग को दिखाया जाता है, जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो पृथ्वी पर जाकर हमला करेंगे। उसने अपने कई सारे योद्धाओं को बुलाया जो एक एक करके वहां पहुंच जाते हैं। उसमें से तो एक बहुत ही बड़ा योद्धा था जो काफी ताकतवर होता है। शैंग ने उन सारे योद्धाओं को बताया कि हमें पृथ्वी पर हमला करना होगा और सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। लेकिन लॉर्ड रेड ने एक शील्ड बना ली है जिसे तोड़ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तभी केविल नाम का एक योद्धा शैंग से कहता है कि ये काम वो बड़ी आसानी से कर लेगा। शैंग ने उसे परमिशन दे दी और केविल सीधा उस टेंपल में आ गया जहाँ पर वो शील्ड बनाई गई थी। केविल अब सीधा केन से बात करता है और उससे कहने लगा कि अगर तुम ये शील्ड हटाओगे तो तुम्हें इनाम के तौर पर गोल्डन टेंपल दिया जाएगा। अब केन बहुत ही ज्यादा लालची था, उसे किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे, तो उसने अपनी लेजर बीम की मदद से शील्ड को ये तोड़ दिया। शील्ड हटने के कारण अब दूसरी दुनिया के सारे योद्धा वहां पर आ चुके होते हैं। शैंग ने तो उन्हें हमला करने का आदेश दे दिया। वो सभी अब बहुत बुरी तरीके से सामने आने वाले पृथ्वी के योद्धाओं को मारने लगे होते हैं। इतनी अचानक हमले के कारण वो पलटवार भी नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हमें कॉल दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ था, लेकिन उसे मारने के लिए एक बड़ा सा क्रिएचर उसकी तरफ आ चुका होता है। इसका नाम गौर होता है जो कॉल को मारना चाहता था और उसके पीछे भागता है। कॉल को तो अब गौर ने बुरी तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन कॉल की वाइफ उसे आकर कुल्हाड़ी मारती है। गौर को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने तो कॉल की वाइफ की कार ही पकड़ ली होती है और उन्हें डैमेज पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब कॉल ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि अब कॉल की इंटरनल शक्तियां जागृत होने लगती हैं। कॉल ने अपनी पूरी बॉडी एकदम ठोस बना ली थी और अब सीधा उसी गौर नाम के क्रिएचर के पास चला गया। गौर उसे मारने की तो कोशिश करता है, लेकिन कॉल की फाइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। उसने बड़ी आसानी से उस क्रिएचर को मार गिराया। वहीं टेंपल के अंदर हमें हर एक योद्धाओं से लड़ाई होती हुई दिखाई जा रही थी। मेलिना ने तो ब्लेड को डैमेज पहुंचा दिया था, पर उसे बाद में जब पता चलता है कि ये कोई योद्धा नहीं है तो मेलिना उसे छोड़ देती है। बट केन ब्लेड से बदला लेना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने ही उसे पकड़ा होता है। केन ने तो अपनी पावर की मदद से ब्लेड को नीचे गिरा दिया और एक बड़ी सी मूर्ति उसके ऊपर छोड़ दी होती है। ब्लेड अब बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। जैक भी इस पूरे प्रोसेस में घायल हो चुका था, लेकिन वो ब्लेड की मदद करता है एक पत्थर से निकलने में।
अब अचानक जैक की वो इंटरनल पावर्स भी जाग चुकी होती हैं। उसके दोनों हाथ जो बहुत ज्यादा कमजोर थे वो स्ट्रांग बन जाते हैं। उसने ब्लेड को बचाया और साइड में लेकर आ गया। अब शैंग और उसके सारे योद्धा सभी के सामने होते हैं और थोड़ी देर में वहां एंट्री होती है लॉर्ड रेड की। लॉर्ड रेड खुश थे कि कॉल की शक्तियां वापस तो आ चुकी हैं, लेकिन वो शैंग के योद्धाओं से लड़ नहीं सकते। लॉर्ड रेड को प्लान बनाना था, इसीलिए वो अपनी योद्धाओं को टेलीपोर्ट करा के कहीं और लेकर जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां पर दुश्मन बिल्कुल नहीं आ सकते। अब लॉर्ड रेड कॉल को उसी के वंशज का एक हथियार देता है और कहता है कि ये हेंजो का हुआ करता था। अगर तुम इस खंजर से अपने बॉडी को मिला लोगे तो हेंजो की भी आत्मा आकर तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन ये कैसे होगा कॉल को ही देखना पड़ेगा। अब वो सभी प्लान बनाने लगी कि हम किस तरीके से एक एक करके वॉरियर्स पर हमला करेंगे। जैक की भी शक्तियां वापस आ चुकी थी तो वो एक योद्धा से लड़ने जाता है और वहीं ब्लेड ने भी बड़ी चालाकी से एक योद्धा को मारा तो उसकी शक्तियां भी ब्लेड को मिल गई थी। कोल जब मिलेना से लड़ रहा होता है तो वो उसके ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ब्लेड वहां पर आकर अपनी शक्तियों से मिलेना को खत्म कर देती है। हालांकि शैंग के मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स मर चुके थे, लेकिन बी हैंग अब सीधा पहुंच जाता है कोल की फैमिली के पास, यानी उसने कोल की वाइफ और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। बी हैंग अब कोल के सामने आकर उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है, यानी कोल को भी समझ गया कि इसने मेरे फैमिली को किडनैप किया है। कोल बी हैंग द्वारा बनाए गए पोर्टल में भागता चला गया। कोल ने देखा कि उसकी वाइफ और बेटी बर्फ में कैद है और अब बी हैंग पीछे से हमला करना स्टार्ट कर देता है। कोल की भी पावर वापस आ चुकी थी तो वो बी हैंग को अच्छी टक्कर दे रहा था, बट दिखने से साफ लगता है कि बी हैंग उससे ज्यादा ताकतवर है। वो उसे बहुत ज्यादा डैमेज देता है और उसी के खंजर से मारने की कोशिश करता है। कोल ने उस खंजर को अपने हाथ से पकड़ा था जिससे उसका ब्लड मिल गया और हेंजो की आत्मा वहां पर आ चुकी थी। हेंजो तो अब अपनी पूरी ताकत लगाकर बी हैंग को मारने लगा। कोल भी उनकी मदद करता है, यानी कि वो दोनों वॉरियर जो एक ही खानदान से बिलोंग करते थे वो बी हैंग से साथ में लड़ रहे होते हैं। बी हैंग बेचारा कुछ नहीं कर पाता और अंत में उसे मार ही दिया जाता है। वहां पर बाकी सारे योद्धा भी आ चुके होते हैं और लॉर्ड रेड भी खुश थे कि आखिर सारे वॉरियर्स मारे गए। शैंग वहां पर आकर उन्हें चेतावनी देता है कि भले इस बार तुम जीत गए हो, लेकिन मैं पृथ्वी को जीतने के लिए वापस जरूर आऊंगा। शैंग वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है। लॉर्ड रेड और बाकी वॉरियर्स खुश थे कि वो ये जंग जीत चुके हैं और हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।